इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आपातकाल और राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव को देखेंगे। यदि भारत की अथवा भारत के किसी भी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा भारी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकते हैं, यदि वो समझते हैं कि इनका आसन्न खतरा है। आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र तथा दूरगामी प्रभाव होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के परिणामों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है: केंद्र और राज्य के संबंधों पर प्रभाव, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव और मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। शुरुआत करते हैं केंद्र और राज्य के संबंधों पर प्रभाव से। जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है, तब केंद्र और राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। इनका अध्ययन 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है: कार्यपालक, विधायी तथा वित्तीय। सबसे पहले हम कार्यपालक को देखते हैं। सामान्य समय में केंद्र राज्यों को केवल कुछ विशेष विषयों पर ही कार्यकारी निर्देश दे सकता है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को किसी भी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस तरह राज्य सरकारें केंद्र के पूरे नियंत्रण में हो जाती हैं। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकारों को निलंबित नहीं किया जाता। ये थे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव केंद्र और राज्य के कार्यकारी संबंधों पर। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधायी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता। इसीलिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधायिका कानून बना सकती है। परंतु विधायी पर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव ये होता है कि आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर राज्य कानून और संसदीय कानून के बीच असहमति हो, तो संसदीय कानून मान्य होगा। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्यों के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं। तो अभी तक हमने कार्यकारी और विधायी संबंधों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों को समझा, और जिन प्रभावों को हमने देखा वो केवल आपातकाल लागू होने वाले राज्य तक ही नहीं, वरन अन्य राज्यों में भी उनका विस्तार होता है। और यह व्यवस्था 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। तो चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों पर। सामान्य समय में केंद्र और राज्य के मध्य करों का संवैधानिक वितरण होता है, परंतु जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम कर सकते हैं अथवा समाप्त भी कर सकते हैं। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। और हाँ, राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों के सभापटलों पर रखा जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव केंद्र और राज्य के कार्यकारी और विधायी संबंधों को हम पहले ही पढ़ चुके थे, और अब राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो ये थे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव केंद्र और राज्य के संबंधों पर। अब हम लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव को देखेंगे। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है, यानी उद्घोषणा होने से उद्घोषणा की समाप्ति तक, इस दौरान अगर लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का है, अगर समाप्त हो जाता है, तो संसद द्वारा विधि बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए ऐसा कितने भी समय तक किया जा सकता है। किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपात के समय संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष के लिए होता है, उसे प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ा सकती है, जो कि आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक ही रहता है। तो ये थे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव मौलिक अधिकारों पर।
मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों का वर्णन हमें दो अनुच्छेदों में मिलता है, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इनके निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती। ये था अनुच्छेद 358। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। इसका मतलब अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं, अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप में ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। और हाँ, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 359 के क्षेत्र पर यह प्रतिबंध 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा लगाया गया था। वापस से मूल अधिकारों के निलंबन हेतु राष्ट्रपति के आदेश पर आते हैं। राष्ट्रपति को अपने इस आदेश में बताना होता है कि वो कौन से मूल अधिकारों के उपचार को निलंबित करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अपने आदेश में ये भी वर्णित करना होता है कि वो इन मूल अधिकारों के उपचार को किस अवधि के लिए निलंबित कर रहे हैं। इस तरह ये निलंबन आपातकाल की अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्प अवधि हेतु हो सकते हैं। इस आदेश में राष्ट्रपति को ये भी वर्णित करना होता है कि ये आदेश पूरे देश पर लागू होगा या फिर देश के किसी भाग में। इस आदेश को संसद की मंजूरी के लिए दोनों सदनों में प्रस्तुत करना होता है। जब राष्ट्रपति का यह आदेश प्रभावी होता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। तो ये था अनुच्छेद 359, राष्ट्रीय आपातकाल और राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव को हमने समझा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।